मॉर्निंग बचाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बच्चों, आप में से कुछ लोग पिछली क्लास में एब्सेंट थे, तो जो एब्सेंट थे उसका क्या रीजन है? बताओ भाई फटाफट। सबको पता ही है जो जो एब्सेंट थे लास्ट टाइम। गुरसीरत, आप क्यों थे एब्सेंट? गुरसीरत बोलो भाई। और कौन कौन एब्सेंट था बच्चों? हिमांशु, आप क्या एब्सेंट थे? नहीं सर, हाफ एन आवर की क्लास लगाई थी, वो इंटरनेट इशू आ रहा था अच्छा सर। हाफ एन आवर की मुश्किल से लगी थी, वो भी रुक रुक के। अच्छा। टेस्ट कैसा हुआ बच्चों कल वाला? सर बढ़िया हो गया। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुरसीरत, आप क्यों एब्सेंट थे गुरसीरत लास्ट टाइम? सर लास्ट क्लास में सर तबीयत मेरी अभी भी ठीक नहीं है। अच्छा ओके। सर एक टेस्ट में डाउट था, वो आंसर 1.17 दिया हुआ था जो उसका स्टार वाले क्वेश्चन का, अच्छा और मैंने 1.1 मार्क किया था, उन्होंने वो गलत कर दिया। मैं एक बार चेक कर लूंगा उसमें क्या लिखा हुआ था इंस्ट्रक्शंस में हाँ, कि तो सक्षम ने भी कहा था कि अभी उसका बताया था कि उसने 1.16 लिखा था और 1.17 करके उन्होंने वो भी गलत कर दिया। हाँ, मुझे वो इंस्ट्रक्शंस चेक करनी पड़ेंगी कि एग्जैक्टली क्या था। मैं देख लूंगा, कोई बात नहीं। ओके। और बच्चों बाकी लोग कैसा हुआ टेस्ट? बताओ भाई कुछ। ठीक हो गया सर। अच्छा, सर मेरा तो घंटा पहले अपने आप ही बंद हो गया। क्या बंद हो गया? यस सर, केमिस्ट्री करनी थी, अभी इतने में बंद ही हो गया एकदम से। अच्छा, क्या घर से दे रहे थे लैब से दे रहे थे? घर से ही दे रहा था सर मैं। आप घर चले गए? हाँ जी सर, मैं तो जब ऑनलाइन हुआ था उसके अगले दिन ही आ गया था सर। अच्छा, वो ना एक्चुअली लैपटॉप पे कई बार कुछ ना कुछ अलग प्रोग्राम्स चले होते हैं, तो उस कारण से वो बंद कर देता है कई बार।
जैसे कोई आपकी नोटिफिकेशन आई या कुछ भी हुआ लैपटॉप पे, तो उसको लगता है कि भी आप कुछ और कर रहे हो, आप कोई और विंडो खोल के चीटिंग कर रहे हो, तो उस टाइम पे सबमिट कर देता है वो टेस्ट। तो जब बच्चों आप ऑनलाइन टेस्ट दो ना, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि उस टाइम पे ना आपकी कोई भी और विंडोज खुली नहीं होनी चाहिए। जैसे कई बार वो लैपटॉप पे अगर कुछ भी नोटिफिकेशन वगैरह आती है, तो उसको ये लगता है कि मतलब आप कुछ चेंज कर रहे हो, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। नहीं तो लैब में आके दे दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके, कहाँ पे थे बच्चों हम लास्ट टाइम? आरसी सर्किट्स कर रहे थे हम, राइट, है ना? सर इस चैप्टर के बाद कौन सा शुरू करेंगे हम? मैग्नेटिज्म। ओके। कहाँ तक किया था बच्चों, बताना मुझे। रोज इक्वेशंस लिखी थी हमने, ई और आई और क्यू की, विद टाइम। हम्म, ये रेड बॉक्स लिखवाया था ना मैंने। ये कर लिया था हमने यहाँ तक, आई थिंक। ये हाँ। सर आपकी स्क्रीन सर स्क्रीन अच्छा अच्छा, ठीक। यहाँ तक किया था बच्चों शायद हमने, है ना? हाँ जी सर। ओके। तो बच्चों हम लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे ऐसे सर्किट्स की जहाँ पे कैपेसिटर भी है और जहाँ पे रेजिस्टर भी है, राइट? तो हमने उससे रिलेटेड उसकी इक्वेशंस लिखी थी, कुछ ग्राफ्स ड्रॉ किए थे, एंड सो ऑन। बेसिक बात हमने क्या समझी थी बच्चों? मतलब रेजिस्टर के आने से क्या फर्क पड़ जाता है? कैपेसिटर इमीडिएटली चार्ज नहीं हो पाता। हाँ, अगर रेजिस्टर नहीं होता, देखो सीधी बात यह है कि अगर सर्किट में कैपेसिटर है और बैटरी है, तो बैटरी ने कैपेसिटर को चार्ज करना है। अब जब तो रेजिस्टर नहीं होता, तो वो कैपेसिटर फटाफट चार्ज हो जाता है, जो हम सी चार्ज लिखते हैं उस पर। जब रेजिस्टर है तो भी कैपेसिटर हुआ तो चार्ज ही है, बस फर्क क्या पड़ा कि अब थोड़ा सा स्लो चार्ज। ठीक है, टाइम बढ़ गया। टाइम बढ़ गया, यस। तो बाकी सब कुछ वही हो रहा है, ठीक है। तो जैसे यहां पर भी, जैसे हमने, आपको याद है जब हमने कैपेसिटर की चार्जिंग की बात की थी, तो हमने वहां एनर्जी लॉस की बात की थी। यस सर। तो यहाँ पर भी एनर्जी लॉस होना है, बस अब फर्क क्या है कि अब रेजिस्टर के थ्रू हो जाएगा। अब रेजिस्टर के थ्रू एनर्जी लॉस अगर हमें निकालना हो, तो आइडियली कैसे निकालेंगे? आई स्क्वायर आर डी टी करके। तो अगर हम वो वैल्यू निकालें, तो वो वही हाफ सी स्क्वायर आ जाती है बच्चों, जो हमने इस फॉर्मूला से तब निकाली थी, वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एच। तो आप याद करो, जब हमने कैपेसिटर की चार्जिंग पढ़ा था, तो हमने ये लिखा था ना कि जितना कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है, उतनी लूज हो रही है। यस सर। तो अब भी वही हो रही है लूज, बस फर्क सिर्फ इतना है कि अब वो एनर्जी रेजिस्टर के थ्रू लूज हो रही है। तो हमें ये इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि इसका आंसर हाफ सी स्क्वायर ही आएगा। ठीक है बच्चों? तो,
तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ये बात कि एनर्जी लॉस तो सेम ही है, चाहे रेजिस्टर है चाहे नहीं है। तो अगेन बच्चों, जब तो रेजिस्टर नहीं था तब वो एनर्जी लॉस फास्ट हो गया था, रेजिस्टर के होने से अब वो स्लो हो गया, लेकिन हो तो वही रहा। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड बच्चों? यस यस सर। सर। ओके। सर हाँ जी। सर जैसे यहाँ पे तो हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगा हाँ क्योंकि हाँ रेजिस्टर हाँ लगाया है। जब हाँ। सिर्फ कैपेसिटर होता था तब कैसे लॉस होता था हीट, किस फॉर्म तब में होती है? स्पार्किंग। स्पार्किंग की form। ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ेंगे एक आरसी डिस्चार्जिंग सर्किट। आरसी डिस्चार्जिंग सर्किट का क्या मतलब हुआ? एक ऐसा सर्किट जिसमें एक कैपेसिटर है जिसपे पहले से ही चार्ज क्यू नॉट है, और बस हमने उसको रेजिस्टर से अटैच कर दिया। ठीक है, यहाँ पे अब कोई बैटरी नहीं है, तो मतलब चार्जिंग का मतलब क्या था? जब कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ रहा था। डिस्चार्जिंग का मतलब है जब कैपेसिटर का चार्ज कम हो रहा है। तो सभी लोग ये फिगर बनाओ। इसमें बच्चा आप देख सकते हो कि जो क्यू नॉट है वो है इनिशियल चार्ज ऑन कैपेसिटर। फिर ये जो करंट आई है, आप ये देख रहे हो कि करंट आई मैंने कैसे दिखाया कि वो कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से निकल रहा है। उसकी क्या इंपॉर्टेंस हुई? कि चार्ज कम हो रहा है कैपेसिटर पर, डिस्चार्ज हो रहा है वो। हाँ, इसका मतलब है कि जो चार्ज कम हो रहा है। सर यस। सर ये क्या लिखा है? एनर्जी लॉस इज सेम, उसके आगे? वेदर रेजिस्टर इज प्रेजेंट और नॉट। ओके सर, थैंक्स सर। तो बच्चों आपको ख्याल होगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इस केस में कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से करंट निकल रहा है, राइट? चार्ज कम हो रहा है। तो यहाँ पे I और dq बाई dt में क्या रिलेशन होगा? यहाँ पे I विल बी इक्वल टू माइनस dq बाई dt। तो क्या बात याद रखने वाली होती है कि जब कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट पे करंट जा रहा होता है तब हम I को प्लस dq बाई dt लिखते हैं, और जब पॉजिटिव प्लेट से करंट निकल रहा होता है तब हम उसको माइनस dq बाई dt लिखते हैं। ठीक है, जैसे देखो जब चार्जिंग में हमने किया था, चार्जिंग में करंट पॉजिटिव प्लेट पे जा रहा था तो हमने I को लिखा था एज dq बाई dt। यहाँ पे वो पॉजिटिव प्लेट से निकल रहा है तो इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस dq बाई dt। ठीक है जी। यस सर। तो अब बच्चों हम इस सर्किट के अंदर किरचॉफ लिखते हैं। तो मान लो मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखता हूँ किरचॉफ, तो ये बन गया, जब मैं कैपेसिटर की नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट पे जाऊंगा तो वो बन गया Q बाय C, और जब हम रेजिस्टर को क्रॉस करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट तो वो बन गया माइनस IR। तो इस केस में हमारी किरचॉफ बन गई माइनस IR प्लस Q बाय C इक्वल टू 0। सबको समझ आ रहा है बच्चों ये किरचॉफ कैसे बनी? यस सर। यस सर। ओके। सर उत्ते तो करे मड़े डन सर। ओके, तो
तो ये किरचॉफ बन गई बच्चों। इसको हम रीअरेंज करके और इसमें आई को हमने पुट कर दिया माइनस डी क्यू बाई डी टी। तो आपको देखो क्या आना चाहिए, एक तो किरचॉफ लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप के बाद बच्चों ये स्टेप्स की जरूरत नहीं है, इसके बाद ये जो रिजल्ट्स हैं सीधा ये हमें याद रखने हैं कि अब चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या आ गया, चार्ज एंड करंट। तो चार्ज बन गया Q इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, और करंट बन गया क्यू नॉट बाय आर सी ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। तो ये दो रिजल्ट्स हमें याद रखने हैं बच्चों। बहुत बार ये कंफ्यूजन हो जाती है कि मतलब दो रिजल्ट्स हो गए, एक हमने पिछली क्लास में किए थे, एक आज वाली क्लास में। ये कैसे पता चलेगा कि कब कौन सा रिजल्ट लगाना है? सोचो एक बार। सिर्फ बैटरी हुई तो वो लगा देंगे, बैटरी नहीं हुई तो ये हाँ लगा देंगे। बिल्कुल, अगर बैटरी नहीं है तो ये वाला लगेगा, अगर बैटरी है तो जो हमने पहले किया था वो लगेगा। तो यहां पर भी बच्चों हम ग्राफ्स बनाते हैं चार्ज और टाइम के। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि दोनों ग्राफ्स बिल्कुल सिमिलर हैं कि टाइम के साथ साथ चार्ज भी कम हो रहा है और टाइम के साथ साथ करंट भी कम हो रहा है। सर स्क्रीन। हाँ बता लिया बच्चों ग्राफ? यस सर। यस सर। यस सर। ओके। अब बच्चों ये ऊपर वाली इक्वेशंस में है, जैसे हमने पिछली बार किया था सेम चीज अब करनी है। बताओ t इक्वल टू 0 पे चार्ज क्या हो गया? क्यू नॉट। क्यू नॉट। और वो होना भी चाहिए था क्योंकि हमने स्टार्ट ही क्यू नॉट चार्ज से किया था, राइट। और t इक्वल टू 0 पुट करो इसमें, तो t इक्वल टू 0 पे करंट क्या बन गया? क्यू नॉट बाय आर सी। क्यू नॉट क्यू बाय नॉट आर सी। बाय आर सी। और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या हुआ? वो ग्राफ से भी दिख रहा है हमें और इक्वेशन से भी दिख जाएगा कि दोनों ही चार्ज और करंट की वैल्यूज 0 हो रही जीरो। है ना। तो ये लिख लो कि t इक्वल टू 0 पे क्या हुआ और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या हुआ। डन सर। ओके। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि जो जैसे हमने पिछली क्लास में लिखा था कि बिहेवियर क्या होता है, मुझे बताओ
अंकुश मुझे बताओ क्या पढ़ा था हमने पिछली बार कि t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है? अंकुश और दिनेश बताओ। दिया आप बताओ t इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैसे बिहेव करता है? अंकुश कुछ नहीं सुना। दिया बताओ। तो भाई ऐसा होता है, बच्चों याद करो कि हमने पढ़ा था कि t इक्वल टू 0 पे जो हमारा कैपेसिटर होता है वो बिहेव स्ट्रेट करता है वायर। एज अ स्ट्रेट प्लेन वायर, वायर, राइट। और t इक्वल टू इंफिनिटी पे वो बिहेव करता है एज अ ब्रोकन वायर, ब्रोकन ब्रोकन वायर। वायर। है ना। अब डिस्चार्जिंग सर्किट में हमने क्या याद रखना है बच्चों कि t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर बिहेव करता है लाइक अ बैटरी ऑफ EMF Q0 by C। एक चार्ज कैपेसिटर t इक्वल टू 0 पे बिहेव करता है लाइक अ बैटरी ऑफ EMF Q0 by C। इसको एक बार समझते हैं ऊपर वाले सर्किट से। मान लो बच्चों यहाँ पे मैं कैपेसिटर की जगह बैटरी लगा दूं जिसकी EMF Q0 by C है, तो आप करंट क्या बोलोगे? E by R, मतलब Q0 by RC बोलोगे, है ना। वही बात हमने वैल्यू लिखी है करंट की, Q0 by RC। तो नोट कर लो। बाकी बच्चों t इक्वल टू इंफिनिटी पे सेम होता है, वही ब्रोकन। सबको समझ आ गया बच्चों? यस सर। यस। यस तो सर। यहाँ पे ना ये चार्ज्ड वर्ड को अंडरलाइन कर दो, इससे ध्यान रहेगा कि कब कैपेसिटर बैटरी की तरह बिहेव करता है और कब वो स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करता है। तो भाई अगर तो वो चार्ज है तो बैटरी की तरह करेगा, अगर वो अनचार्ज है तो स्ट्रेट वायर की तरह करेगा, ठीक है। या ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर अनचार्ज ही है तो Q0 0 हो गया, तो बैटरी की EMF 0 होगी, राइट। समझ आ गया बच्चों सबको? यस सर। सर इन्फिनिटी पे दोनों Yes, sir. ब्रोकन वायर की तरह ही मतलब हाँ, बिहेव करेंगे। इन्फिनिटी पे हमेशा कैपेसिटर ब्रोकन वायर की तरह बिहेव करेगा। मतलब इसका मीनिंग क्या है कि इन्फिनिटी पे मतलब कोई भी कैपेसिटर वाले सर्किट में करंट तो फ्लो कर ही नहीं सकता, मतलब बाद में तो उसमें करंट बंद हो ही जाएगा पक्का, राइट।
ओके, अब बच्चों ये वाला अपना कैपेसिटर चैप्टर हो गया खत्म। आपने बच्चों होमवर्क में ये जो अपना 01 का लास्ट पार्ट था, जी पार्ट, वो कंप्लीट करना है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए। राइट बच्चों, बढ़े आगे अगले चैप्टर पे। यस सर। ओके, तो बच्चों हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है मैग्नेटिज्म या फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ करंट। तो बच्चों जैसे अब फर्क क्या है उस चैप्टर में और जो भी तुमने चैप्टर्स किए, इन वाले चैप्टर्स में क्या है, कैपेसिटर्स और मतलब जहाँ करंट आ जाता है, यहाँ पे ना केसेस बहुत सारे बन जाते हैं, मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट वैरायटीज बन जाती हैं क्वेश्चंस की। जो मैग्नेटिज्म चैप्टर है उसमें जो नंबर ऑफ केसेस है वो बड़ा लिमिटेड है, तो मतलब वो काफी हद तक फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है कंपेयर टू ये जो चैप्टर्स हमने किए हैं। तो मतलब स्कोरिंग चैप्टर है वो। ओके, तो इस चैप्टर को बच्चों आगे पढ़ने के लिए हमें एक थोड़ी सी बात याद करनी है जो कि आपने अभी रिसेंटली पढ़ी भी है, वो है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो एक बार मुझे बताओ कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, कि ए वेक्टर है ऐसे ए आई कैप प्लस ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और ऐसे ही बी वेक्टर है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो मुझे बताओ बच्चों, ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा। उसमें ए क्या है और बी क्या है? मॉड्यूलस ऑफ ए एंड मॉड्यूलस ऑफ ए और बी। बी का मैग्नीट्यूड। हाँ, यस सर। तो एक तरीका तो होता है ए क्रॉस बी निकालने का, ए बी साइन थीटा। बट बच्चों ये बात बहुत ध्यान में रखनी है, ये एक गलती होती है हमेशा कि जो ए बी साइन थीटा होता है, ठीक है, हम माइंड में ना हमेशा ऐसे ही होता है, हम ऐसे ही बोलते हैं, और इसीलिए मैंने पूछा था, हम बोल देते हैं कि हाँ जी ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा। बट वी नीड टू रिमेंबर कि ए बी साइन थीटा जो है वो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। एक बार याद करो, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में फर्क क्या होता है कि क्रॉस प्रोडक्ट जब हम लेते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो एक वेक्टर ही आता है, इजंट इट? डॉट प्रोडक्ट तो स्केलर होता है, क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर होता है। तो अगर एक Yes. वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और उसकी डायरेक्शन भी होगी, यस सर। है ना। तो ए बी साइन थीटा जो है वो उसका मैग्नीट्यूड है, और बताओ उसकी डायरेक्शन कैसे आती है? अभी आपने सीखा होगा रिसेंटली, राइट हैंड राइट हैंड रूल थंब। से। राइट हैंड रूल से, है ना। ये आपने वेक्टर्स में भी सीखा होगा और अभी रिसेंटली रोटेशनल मोशन में भी यूज किया होगा, राइट। यस सर। तो ये हम डायरेक्शन निकालते हैं यूजिंग राइट हैंड रूल। आपने बच्चों रोटेशनल में क्या यूज किया, थंब रूल यूज किया या पाम रूल यूज किया? थंब रूल सर थंब थंब रूल कैसे? रूल किया है कि हाँ थंब डायरेक्शन बता रहे हैं, वो किया है। थंब रूल किया, ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब मैं सेम ही रखूंगा यहाँ पे ताकि इजी रहे। तो बच्चों ये बताओ कि
ये क्यों लिखा मैंने A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस A? इसका क्या मतलब है? डायरेक्शन अपोजिट हो जाती मतलब है। Opposite होती डायरेक्शन है, होगी, है ना? अगर डॉट प्रोडक्ट होता, डॉट प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं A डॉट B लिखता। क्योंकि वहाँ डायरेक्शन नहीं है ना। हाँ, क्योंकि वहां तो डायरेक्शन नहीं है, तो वहां तो A डॉट B करो या B डॉट A करो सेम है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में फर्क पड़ जाता है, और वो फर्क क्या पड़ता है? डायरेक्शन का। A क्रॉस B की डायरेक्शन उल्टी आती है कंपेयर टू B क्रॉस A। ये मैं बच्चों इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ पे फिर हम जो फॉर्मूलाज लिखेंगे तो उनमें हमें बड़ा ध्यान से लिखना है कि मतलब कि किस टर्म को पहले लिखना है और किस टर्म को बाद में लिखना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी आपने रोटेशनल में पढ़ा होगा। बताओ टॉर्क क्या होती है बच्चों? R क्रॉस F या F क्रॉस R? आर क्रॉस R क्रॉस F। ओके, बताओ वेलोसिटी क्या होती है? ओमेगा क्रॉस R या R क्रॉस ओमेगा? ओमेगा क्रॉस आर। बाकी लोग भी बताओ बच्चों। ओमेगा क्रॉस आर। यस सर, ओमेगा क्रॉस R। हाँ, उसमें ओमेगा क्रॉस R होता है। मतलब आपने ऐसे, आप एक याद रख सकते हो बच्चों, सिर्फ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में ऐसा होता है कि R वेक्टर बाद में आता है। उसके अलावा जितनी भी टर्म्स हैं रोटेशनल की, उन सब में R पहले आता है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि इस चैप्टर में किस तरीके से आएगा। तो थंब रूल क्या होता है बच्चों? जो आपने मतलब अभी सीखा होगा रोटेशनल में, कैसे अप्लाई करते हैं थंब रूल? जैसे अगर हमें आर क्रॉस एफ ढूंढना है, जैसे टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ है, तो आर वेक्टर की डायरेक्शन में हमारी फिंगर्स होंगी, सॉरी फिंगर्स की ओरिएंटेशन होगी पहले, और एफ की डायरेक्शन में हम कर्ल करेंगे फिंगर्स को, एंड जहाँ पे थंब पॉइंट करेगा। यस सर। तो बेसिकली क्या याद रखना है कि आपने फिंगर्स को कर्ल करना है फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू द सेकंड वेक्टर, राइट? तो ऐसे में जिधर को थंब पॉइंट करता है उसको हम कहते हैं एज द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, तो वो बच्चों अभी लिखने की जरूरत नहीं है, ये थंब और फिंगर्स वाला पॉइंट ये पाम रूल के हिसाब से। अब हम तो वही थंब रूल ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो डोंट राइट दिस। A क्रॉस B निकालने का बच्चों दूसरा तरीका होता है कि आप इस तरीके से लिख देते हो, आई कैप जे कैप के कैप AX AY AZ BX BY BZ। ठीक है, इसको सॉल्व करके क्या बनता है मैं अभी बता रहा हूं। एक और चीज जो आपने पढ़ी होगी, आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है बच्चों? 0। 0। क्यों? एंगल 0 एंगल 0 हो गया, तो चाहे Yes, आई sir. कैप क्रॉस आई कैप हो, चाहे जे कैप क्रॉस जे कैप हो, या के कैप क्रॉस के कैप, वो 0 होता है। और फिर बच्चों हम एक ये फिगर बनाते हैं, इसमें आप क्या करो, मतलब 3 एरोज दिखा दिए हमने, आई से जे जा रहा है, जे से के जा रहा है, और मतलब के से आई जा रहा है, एक तरह से एक सर्कल बन गया। इससे बच्चों हमें क्या पता चलता है कि अगर हम आई क्रॉस जे करते हैं, ठीक है, मतलब हम सर्कल की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? के। ऐसे ही जे क्रॉस के करेंगे हम अगर, आई। आई। और ऐसे ही के क्रॉस आई करोगे, जे। तो अगर आप इस सर्कल की मतलब सीक्वेंस में जाओगे तो इस तरह से बन जाएंगे। अगर आप उल्टा जाते हो, फॉर एग्जांपल आप जे क्रॉस आई करते हो, माइनस। तो वो माइनस के कैप हो जाएगा। ठीक है बच्चों? यस सर। तो
क्या है बच्चों, नॉन मेड वालों आपको तो पता है कि जो लेफ्ट साइड पे है वो डिटर्मिनेंट बन गया है ना, उसको आप सॉल्व कर सकते हो। मेड वालों आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ ये जो राइट साइड पे लिखा है आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के, इससे हमारा काम चल जाएगा आराम से। सर ये इस साल नीट में आया है लेफ्ट साइड वाला। कहाँ है, डिटर्मिनेंट थोड़ी है। सर इतना भयंकर क्वेश्चन बना था सर, आपको भेजू? कोई नहीं, मैं देख लेता हूँ क्या है। ओके, अब जो इस चैप्टर में दो डायरेक्शंस का हम यूज करते हैं बहुत ज्यादा, एक को हम कहते हैं आउट ऑफ प्लेन और एक को हम कहते हैं इनटू द प्लेन। आउट ऑफ प्लेन का क्या मीनिंग हुआ बच्चों, कौन सी डायरेक्शन, मतलब जो आपका हमारी कॉपी है, तरफ। कॉपी से आपकी तरफ को जो आ ठीक रही है है। डायरेक्शन, है ना। इट्स नॉट नेसेसरी कि के कैप, ठीक है, ऐसे नहीं याद रखना, वो हो सकता है के कैप हो सकता है ना हो। आउट ऑफ प्लेन का मतलब है आपकी तरफ, इनटू द प्लेन का क्या मतलब है, जो अंदर को जा रहा है, राइट। तो यस सर। इन दो डायरेक्शंस को बच्चों हम कन्वीनियंटली ऐसे शो कर देते हैं कि आउट ऑफ द प्लेन को हम दिखा देते हैं डॉट से और इनटू द प्लेन को हम दिखा देते हैं क्रॉस से, ठीक है। तो ये दो कन्वीनियंट डायरेक्शंस हैं, जैसे हम लेफ्ट राइट को, अप डाउन को एरो से शो करते हैं, तो अब आउट ऑफ प्लेन या इनटू द प्लेन का एरो तो बना नहीं सकते, तो हम इसलिए ये दो डायरेक्शन दिखा देते हैं। तो ये थोड़ी सी मैथ्स है बच्चों जो लगनी है, उसका मैंने आपको रिकैप दे दिया। इसमें कोई भी डाउट बच्चों, कुछ भी है प्लीज पूछ लो, क्योंकि ये यूज होगा बच्चों बार बार अपना आगे। सर वो लेफ्ट साइड वाला कौन सा कह रहे थे, क्या नहीं आएगा पेपर में? ये मैं अभी आपको अभी दिखाऊंगा कि इसको ना हमें, हमारा काम इससे चल जाता है, मतलब हमारे को जो क्वेश्चंस आएंगे ना उसमें बहुत बार हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, आई को जे से या जे को के से, ऐसा कुछ भी, मतलब दो डायरेक्शंस को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो वो जो मैंने राइट पे आपको लिखवा दिया, उससे बस आपको पता चल जाएगा कि मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा। ओके सर। कि आई क्रॉस आई हो रहा होगा तो 0 हो जाएगा, आई क्रॉस जे होगा तो के कैप होगा, एंड सो ऑन। ओके, तो अब बच्चों आते हैं जो इस चैप्टर का मेन लॉ है, जिसके बेसिस पे सारा कुछ कवर होता है। उसके पहले चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। बच्चों मैं आपको ना कुछ केसेस दिखाऊंगा, आपने उन सारे केसेस में मुझे ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बतानी है, ठीक है। ये क्योंकि हमें काफी बार यूज करनी पड़ती है, तो थोड़ी सी वो प्रैक्टिस होना अच्छा है। ओके, तो सबसे पहले बच्चों आपको ये जो अभी 6 केस दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 5 6 7, इन सब में एक बार ड्रॉ करो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, उस वेक्टर का देखो क्या डायरेक्शन बनेगी। सिंपल राइट हैंड रूल, थंब रूल लगाओ अपना, और उसके हिसाब से निकालो।
कर लिया बच्चों? इसमें तो कुछ सॉल्व तो करना ही नहीं, फट से बस राइट हैंड रूल ही लगाना है। डन सर। सर फोन छोटा कर दो थोड़ा, ऊपर वाला देखना है। सर ऊपर वाला ही दिखा दो, इससे अच्छा तो। क्या मतलब? मतलब सर ज्यादा छोटा हो गया ना। सर देख लिया? हाँ जी सर। ओके। हाँ बच्चों, सबने निकाल ली डायरेक्शन इन 6 में? यस सर। चलो मैं यस जिससे सर। पूछ लूंगा वो मुझे बताओ। महिका मुझे बताओ, फर्स्ट केस में डायरेक्शन किधर को आएगी? ऋषभ आप सेकंड केस की बताओ। सिमरन आप थर्ड की बताओ। प्रिंस आप फिफ्थ केस की बताओ। कविता आप सिक्स्थ केस की बताओ। बच्चों आंसर कर दिया करो, इस बार ऐसा नहीं है कि चल ऑनलाइन ही है, वी सर को क्या पता चलेगा। 5-10 दिन में तो मिलोगे ही मेरे से, फिर कैसे बचोगे? सर सर 5-10 सर दिन, ये 10 दिन में खुल रहा है। फिर खोल रहे सिक्स। हैं। हाँ खुल जाएगा, आप देखना। मैक्सिमम आई थिंक, मतलब मैक्स आई थिंक जनवरी का महीना हो सकता है मैक्सिमम, फेब में तो खुल ही जाएगा। सर इलेक्शन भी है ना तभी। सर नहीं खुलेगा तो खोल ही देंगे जैसे तैसे करके। मुझे लग रहा है तब तक तो सबको हो ही जाएगा, तो ठीक है। हाँ हाँ जी बताओ। बोलो भाई, जिनको अभी मैंने पूछा था आंसर बताओ फटाफट। सर आउट ऑफ प्लेन। गुड। आएगा तो फर्स्ट केस का जो आंसर आएगा आउट ऑफ प्लेन। प्रिंस बताओ। कविता बताओ आप। हरजीत आप बताओ सेवंथ केस का। सर हम्म सिक्स्थ वाले में मतलब आउट ऑफ प्लेन। ना, सर इसमें वेक्टर ड्रॉ करना है क्या हमें? आपने तो बताना है कि ए वेक्टर आपको बता दिया किधर को है, बी बता दिया किधर को है, तो आपने बताना है कि ए क्रॉस बी किधर को आएगा। सर फिफ्थ केस में नॉर्थ डायरेक्शन को। नॉर्थ मतलब ऊपर, है ना? हाँ जी सर। ठीक है। सिक्स्थ फिफ्थ, हाँ सिक्स्थ में सर नीचे। सिक्स सर में, हाँ जी। सिक्स में नीचे।
6 में नीचे को आएगा, राइट। 7th में आउट आएगा। नहीं, दोबारा सोचो। 7th में सिट थर्ड में ऊपर। नहीं, सर यस। सर 6th में नीचे कैसे आएगा? ए क्रॉस बी ढूंढना है ना यस, 1 मिनट 6 देख लेते हैं। सर 6th। हाँ हाँ, 6th में देखो, जो 6th में ए वेक्टर जो है दैट इज टुवर्ड्स यू, राइट, और बी वेक्टर जो है दैट इज टुवर्ड्स राइट। तो एक बार दोबारा देखो सारे कि ए क्रॉस बी किधर को आएगा? ऊपर आना चाहिए। ऊपर को आएगा, यस। जी सर, ऊपर को। तो 6th में ए क्रॉस बी ऊपर आएगा। तो मैं ब्लू से दिखा रहा हूँ बच्चों, देखो। फर्स्ट में आउट ऑफ प्लेन आएगा, 5th में ऊपर को आएगा, 6th में भी ऊपर को आएगा, और बताओ सेकंड में क्या आएगा? किससे पूछा था मैंने, बताओ भाई। सिक्स्थ में देखो ऐसा होगा कि फिंगर्स आपकी तरफ पॉइंट कर रही हैं और जब आप उन्हें घुमाओगे तो थंब ऊपर की तरफ है, राइट? सर यस। थर्ड में इनवर्ट आएगा। आउटवर्ड। थर्ड में, सेकंड में और थर्ड में बचाओ, आउट ऑफ प्लेन आएगा। ओके सर। 7th में बता दो फटाफट, किधर को आएगा? इनवर्ट। इनटू द प्लेन। ऐसे बचाओ, इनमें बताओ अब 4th और 8th में। फोर्थ में तो नीचे जाएगा। 4th में डाउन, 8th में लेफ्ट, नहीं राइट। चलो सभी लोग करो बच्चों ट्राई फटाफट। यस सर, 8th राइट। 8th में राइट। अर्श, तुम्हारे कितने बन रहे हैं कल वाले टेस्ट में? मुझे चैट में भेजो मार्क्स। गुड। ओके, तो बच्चों 4th में ए क्रॉस बी जब आप करोगे तो वो डाउनवर्ड आएगा, और 8th में जब आप ए क्रॉस बी करोगे तो वो राइट को आएगा। ये बच्चों सबको क्लियर हो गया? इसमें कोई भी डाउट है प्लीज आस्क। डन बच्चों? यस। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं बच्चों, अब जो इस चैप्टर का मेन लॉ है हमारा, विच इज नोन एज द बायट-सैवर्ट लॉ। तो होता क्या है बच्चों, जैसे अभी तक हम पुराने चैप्टर्स में पढ़ते आए हैं कि चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, राइट, जिस कारण से फोर्स लगती है और सारा कुछ होता है। अब ये भी चार्ज की ही एक प्रॉपर्टी है नहीं, कि चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड लगती है, ठीक है? बट फर्क क्या है मेन, मुझे बताओ कि कब मैग्नेटिक फील्ड लगती है? जब चार्ज मूव कर रहा हो। हाँ, तो बस कंडीशन ये है कि वो चार्ज मूव कर रहा होना चाहिए।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज के कारण हमेशा लगती ही लगती है, जब वो चार्ज मूव कर रहा होता है तो उसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड भी लगनी शुरू हो जाती है। तो जब हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग है जो हम मैग्नेटिक बिहेवियर कहते हैं कि भाई उससे मतलब कोई मैग्नेट पे फर्क पड़ेगा या उससे कोई नीडल कंपास जो है वो हिलेगी और वो सारा कुछ। ठीक है, तो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि उस मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि भाई हाँ, मूविंग चार्ज से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, एंड दिस इज इन एडिशन टू इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बननी ही है। अब साथ में मैग्नेटिक फील्ड बन गई जब चार्ज मूव कर रहा होता है। ठीक है, और जैसे मैंने समझाया कि मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है कि जहां पे एक मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगेगी या फिर एक कंपास डिफ्लेक्ट करेगी। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कहते थे, एक ऐसा रीजन जहां पे एक चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी। यहाँ पे हम कह रहे हैं एक ऐसा रीजन जहां पे एक मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगेगी या फिर एक कंपास के ऊपर, मतलब कंपास नीडल मूव करेगी। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, इसकी खासियत ये है कि ये मूविंग चार्जेस से भी प्रोड्यूस की जा सकती है, और ये कुछ नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स जो होते हैं जिनको हम मैग्नेट्स कहते हैं, ये उनसे भी प्रोड्यूस की जा सकती है। लिख लिया बच्चों यहाँ तक? यस सर। ओके, तो अब हम बच्चों लिखते हैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। तो ये लिख लो बच्चों, ये जो लिखा है, चार्ज एट रेस्ट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस करता है, और जो चार्ज इन मोशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। ये ऊपर वाला लिखने की जरूरत नहीं है, कंपास निडल वाला वो हमने पहले लिख लिया, बस नीचे वाला लिखो। तो बच्चा आप एक फर्क समझो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पहले फोर्स की बात की थी और बाद में फील्ड की बात की थी, याद है कि हमने फिर फील्ड को बाद में डिफाइन किया था एज फोर्स अपॉन चार्ज। यस सर। मैग्नेटिज्म चैप्टर में हम पहले फील्ड की बात कर रहे हैं और इसके बाद फोर्स की बात करेंगे। तो
तो इसीलिए हमने मैग्नेटिक फील्ड को पहले डिफाइन किया है कि भाई कोई भी ऐसा रीजन जहां पे उसके ऊपर फोर्स लगती है। मैग्नेटिक फील्ड के बच्चों यूनिट्स होते हैं टेस्ला। तो बच्चों राइट नाउ हमें जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में फोर्स और फील्ड का रिलेशन था कि F इज इक्वल टू क्यू ई या E इज इक्वल टू F बाई क्यू, अभी हमारे को मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स का रिलेशन नहीं पता, वो आगे जाके आएगा। फिलहाल तो हमने सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन किया। ओके तो अब बच्चों हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की बात करते हैं। लेफ्ट साइड वाला फिगर देखो, मान लो कोई चार्ज Q है जो कि वेलोसिटी v से ऊपर को जा रहा है, ठीक है। हम उस चार्ज Q के कारण किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना चाहते हैं, ठीक है। तो हमें करना क्या है कि हमें जिस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड ढूंढनी है, हम वहां तक वेक्टर बना देते हैं चार्ज से, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझना है कि आर वेक्टर कैसे ड्रॉ किया हमने, ठीक है। बहुत बार कंफ्यूजन ये हो जाती है कि आर वेक्टर जो है वो चार्ज की पोजीशन बता रहा है, नहीं, वो चार्ज की पोजीशन नहीं बता रहा। वो किसकी पोजीशन बता रहा है? उस पॉइंट की जहां पे आपको फील्ड ढूंढनी है। यस। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का बच्चों फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू वी क्रॉस आर अपॉन आर क्यू। मतलब ये हमारा वो बायट सावर्ट लॉ है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम लॉ था जिससे सारा कुछ बना था, इस चैप्टर में मैग्नेटिज्म में बायट सावर्ट लॉ है जिससे कि सारा कुछ बनता है। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू वी क्रॉस आर अपॉन आर क्यू। आर वेक्टर सबको क्लियर हो गया कि क्या है? ओके तो यहां पे बच्चों एज वी कैन सी जो डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक फील्ड की वो कैसे आएगी? V क्रॉस आर करके, ठीक है। V वेक्टर और R वेक्टर का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो उससे आएगी। तो जैसे इस फिगर के लिए मुझे बताओ बच्चों डायरेक्शन क्या बनेगी? इस फिगर के आपसे V क्रॉस R किधर को बनेगा? प्लेन के अंदर, इनवर्ड्स, डाउनवर्ड, इन अंदर होगा प्लेन। देखो कितनी गलतियां कर रहे हो, एक ने आउटवर्ड बोला, एक ने डाउनवर्ड बोला। इसमें इनवर्ट बच्चों जल्दी नहीं करनी, अंदर। हाँ जल्दी नहीं करनी, आराम से लगा लो राइट हैंड रूल और फिर निकालो। जैसे अब आपको पता है कैसे लगेगा राइट हैंड रूल कि फिंगर्स को V के अलोंग करना है बी के डायरेक्शन और कर्ल फिर आर की उन्हें तरफ। R की तरफ घुमाना है। तो जब आप फिंगर्स को V की तरफ रख के R की तरफ घुमाओगे तो आपका थंब जो है वो अंदर को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो बच्चों जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एप्सिलॉन होता था वैसे यहाँ पे म्यू है, ठीक है। म्यू को हम कहते हैं परमिएबिलिटी। आपको याद होगा एप्सिलॉन को हम कहते थे परमिटिविटी, इसको हम कहते हैं परमिएबिलिटी। तो बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला ही कंसेप्ट है कि म्यू नॉट बन गया वैक्यूम का, म्यू आर जो है वो बन गया रिलेटिव, और वैक्यूम के और ये जो म्यू नॉट बाय 4 पाई है ये जो पूरा कांस्टेंट है इसकी वैल्यू बन जाती है 10⁻⁻⁷। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्या बनती थी आपको याद है? 9 × 10⁹। यस सर। यहां बन गई 10⁻⁷।
तो बच्चों फिर से समझो, किसी भी मीडियम की जो परमिएबिलिटी है उसको म्यू से डिनोट करते हैं, वैक्यूम की जो परमिएबिलिटी है उसको म्यू नॉट से करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में था कि एक एप्सिलॉन है किसी भी मीडियम के लिए और वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट है। मतलब नॉट लगाने का मतलब तो बस शॉर्टकट है कि पता चल गया कि वो वैक्यूम के लिए, राइट। लिख लिया बच्चों यहाँ तक? ओके। तो अब अगर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना होता बच्चों, जैसे ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो तो वेक्टर फॉर्म में, तो मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा? वी क्रॉस आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? वी क्रॉस आर वेक्टर का वी आर साइन थीटा। तो एक आर ऊपर से कट जाएगा, एक आर कट जाएगा। यस सर। तो ये फॉर्मूला बन गया क्यू वी साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो बच्चों आप ये देख पा रहे हो कि काफी सारी सिमिलैरिटीज हैं बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या क्या सिमिलैरिटीज है अभी तक अगर हम सोचें? फील्ड भी प्रोड्यूस हो रही है, परमिटिविटी और परमिएबिलिटी का दोनों में मीडियम की डिपेंडेंस है, बस फर्क ये है कि एक को एप्सिलॉन से डिनोट किया, एक को म्यू से डिनोट किया, या फिर एक को परमिटिविटी बोला, एक को परमिएबिलिटी बोला, राइट। दोनों ही चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वहां पे के क्यू बाय आर स्क्वायर होता था, यहाँ पर भी क्यू है न्यूमरेटर में, और दोनों ही आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यस सर। ना, तो ये काफी सारी सिमिलैरिटीज हैं। हाँ, मैग्नेट डिफरेंस क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड में एक एक्स्ट्रा टर्म वी की आ गई। तो जैसे कि हम कह ही रहे थे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड तो तभी होती है अगर चार्ज मूव कर रहा होगा, है ना। यहाँ पे अगर वी को हम 0 कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गई ना। जी सर। ओके, तो नेक्स्ट बच्चों, जस्ट सो दैट हमें हर बार राइट हैंड रूल ना लगाना पड़े, हम एक केस के लिए ड्रॉ कर रहे हैं कि अलग अलग पॉइंट्स पे क्या फील्ड होगी, ठीक है, मतलब कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो हेडिंग दो डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट वेरियस पॉइंट्स ड्यू टू मूविंग चार्ज। तो जैसे बच्चों इसी फिगर को एक बार दोबारा समझते हैं। पॉइंट पी पे आपने कहा कि जो फील्ड है वो इनवर्ट होगी, है ना। बताओ अगर पॉइंट पी लेफ्ट की तरफ होता तो फील्ड किधर को आती? आउटवर्ड आ जाती, है ना। बताओ अगर पॉइंट पी चार्ज के बिल्कुल ऊपर होता, फील्ड नहीं आती। मतलब जो वी वेक्टर है उसी के ऊपर होता पॉइंट पी, तो क्या होता? तो फील्ड ही नहीं आती सर। फील्ड ही ना आती, क्यों? क्योंकि वो 0 ही हो जाता, एंगल 0 हो जाता। एंगल। तो भाई देखा जाए तो दो ही डायरेक्शंस आ रही हैं, या इनटू द प्लेन या आउट ऑफ प्लेन, राइट। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत सारी डायरेक्शंस बन रही हैं। तो उसी को हम समराइज करके लिख रहे हैं इस तरह से, इस फिगर से, कि भाई जो तो चार्ज की मोशन वाली लाइन है
उस पे तो 0 हो गई, जिसको हमने राइट से दिखाया, है ना। उसके राइट साइड पे सारी जगह इनटू द प्लेन हो गई, और उसके लेफ्ट साइड पे सारी जगह आउट ऑफ प्लेन हो गई। सबको ये समझ आ रहा है? तो ये इतनी सी बात अगर हम याद रख लेना तो फिर हमें हर बार थंब रूल लगाना नहीं पड़ता, जो कई बार मतलब मुश्किल लगता है हमें। रॉन बचाओ, सबको समझ आ गया? यस सर। तो मतलब आप सीधा ऐसे याद रख सकते हो कि चार्ज जिधर को जा रहा है उसके राइट साइड पे जो फील्ड है वो किधर को है, इनटू द प्लेन, और उसके लेफ्ट साइड पे जो फील्ड है वो है आउट ऑफ प्लेन। इसी को आप रोटेट करके भी देख सकते हो, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि ऐसे, अगर आप इसको लेट्स से, अच्छा इसमें तो वैसे आएगा, मतलब सोचो कि आपने पूरी सिचुएशन को घुमा दिया 90 डिग्री से, तो उसका क्या मीनिंग हो गया कि अगर चार्ज लेफ्ट को जा रहा है तो उसके ऊपर इनटू द प्लेन है और उसके नीचे आउट ऑफ द प्लेन है, राइट। यस ओके, सर। अच्छा आप ये बताओ कि मान लो यहाँ पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव चार्ज होता, फिर क्या होता? सर उल्टा हो जाता। बस डायरेक्शन उल्टी हो जाती ना। और मान लो वेलोसिटी ऊपर की जगह नीचे को होती, फिर क्या तो उसे होता? डायरेक्शन उल्टी हो जाती। तो भी डायरेक्शन उल्टी हो जाती है ना। तो सर यस, यहाँ पर नेगेटिव होता तो वो नहीं समझ आया कि कैसे उल्टा होगा, क्योंकि v की डायरेक्शन तो सेम ही है ना। नहीं नहीं नहीं, यही गलती होती है। आपने देखो एक ना ध्यान रखना है बहुत, मैंने इसीलिए ऊपर, अगर आप ध्यान से देखो, ये आपने जब लिखा होगा, देखो बच्चों कैसे याद रखना है, बी की डायरेक्शन कैसे आती है, क्या याद बोलोगे आप मेरे सर्कल का देखो कैसे बना हुआ है कि बी की डायरेक्शन किससे आ रही है। आपने ये नहीं कहना कि बी की डायरेक्शन वी क्रॉस आर से आ रही है, आपने ये कहना है कि बी की डायरेक्शन क्यू वी क्रॉस आर से आ रही है। ओके सर। समझ रहे हो? ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मतलब अच्छा डाउट था कविता। क्योंकि नॉर्मली हम वी क्रॉस आर देख लेते हैं, हम क्यू नहीं देखते। तो अगर क्यू नेगेटिव होगा तो उससे भी डायरेक्शन पे हमारी फर्क पड़ेगा। समझ रहे हो बच्चों? यस सर। तो अगर आपने ये चेक करो, मतलब अगर आपने सर्कल पहले ठीक नहीं बनाया तो उसको ठीक करो, डायरेक्शन में क्यू भी इंक्लूड होगा।
मेड स्टूडेंट्स, कल ना मैं ऐसे ही कोई आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसमें था कि जैसे आपको पता ही है, अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है, कि मतलब जब वायरस माइल्ड होता है वही बहुत ज्यादा फैल सकता है। मतलब अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग वायरस हो, बहुत लीथल वायरस हो, तो वो ज्यादा नहीं फैलता, वो बहुत कम लोगों को इफेक्ट करता है। यस सर। क्यों? सर वो इन्फेक्शन का जो रेट होता है इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, मतलब जितना ज्यादा माइल्ड होगा उतना कम उतना ज्यादा फैलेगा, और जितना हाँ ज्यादा लीथल होता है वो उतना कम फैलता है। जैसे हमारा जो पिछला वेरिएंट था, हाँ, वो डेल्टा जो था वो वो ज्यादा ज्यादा लीथल था, हाँ, तो कम फैला। उसका सिर्फ इन्फेक्शन 4 लोगों तक लिमिटेड था, 4 से 5 तक, मतलब जो हाँ, एक वो है मतलब। लेकिन ये वाला 30 to 35 तक पहुंच सकता है, मतलब एक इंसान 30 से 35 लोगों को बीमार लोगों को कर। कर सकता है। तो ये तो उसका रीजन क्या है? तो ये तो एवोल्यूशन में पढ़ा था। नहीं देखो, जब मैंने पढ़ा मैं वो बता रहा हूँ, अब मुझे नहीं पता वो आपकी बायो के साथ मैच करता है कि नहीं, मैं बायो तो पढ़ नहीं रहा था। उसका कंसेप्ट बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि देखो, वायरस का लॉजिक क्या होता है, वायरस ऐसा होता है ना कि उसको होस्ट चाहिए, तो वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता रहता है। तो जब वायरस, अब मतलब ये प्लीज इसको बायो से मत रिलेट करना, और कि मुझे कहो कि सर बायो में ये पढ़ा वो पढ़ा। इसका बड़ा सिंपल रूल होता है कि कहते हैं कि जब वायरस लीथल होता है तो वो लोगों को मार ही देता है ना, तो अगर लोग मरी जाएंगे तो फिर वो आगे ट्रांसमिट कैसे करेंगे? तो इसलिए तो ये बहुत लेम रीजन है सर। मैंने तो पहले ही बोला। रहने दो सर। अरे सही में ऐसा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग वायरस मतलब इसलिए नहीं फैलता कि वो पहले ही खत्म कर देगा बंदे को, तो वो बंदा आगे कैसे ट्रांसमिट करेगा? सही बात, सही है, आप सही कह रहे हैं। सिर्फ वायरस के साथ सर ऐसा नहीं होता, हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ ऐसा। हाँ, हो सकता मतलब है, जो आप यस रीजन सर, दे रहे हो वो सही है। वायरस स्पेसिफिक है, जो बिल्कुल आप हो सकता रीजन है, दे रहे हो। हाँ, हो सकता है। लेकिन वो जो इन्फेक्शन वाला पॉइंट था सर वो हर जगह वैलिड है, जो आपने अच्छा, एक किया। ये बताओ कि जैसे मतलब मैंने ये भी कई जगह सुना, मतलब जैसे जो आसपास लोगों को हो रहा है कि इसमें एंटीबायोटिक दे रहे हैं लोगों को, तो एंटीबायोटिक क्यों दी जा रही है अगर ये वायरस है तो? एंटीबायोटिक तो दी जा रही है, लेकिन सर वो वायरल इन्फेक्शंस को ही नहीं, केवल अगर हमें जो हेडेक वगैरह ये सब हो रहे हैं इन सब के लिए भी तो मिल रही है, वीकनेसेस एंड ऑल के लिए। नहीं, बट वीकनेस के लिए थोड़ी एंटीबायोटिक देते हैं, एंटीबायोटिक तो इन्फेक्शन के लिए देते हैं ना, हाँ वो आप सही कह रहे हो, और लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए देते हैं। जो हमें कोल्ड वगैरह होता है हाँ, उसके लिए तो हम कई बार ले लेते हैं। बाकी बैक्टीरियल उनसे हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है ना, तो बैक्टीरियल वगैरह से इन्फेक्शन का चांस बहुत बढ़ जाता है। हाँ, ये हो सकता है, हाँ। इम्यूनिटी वैसे तो कोई, अब जिसको अब मैं डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने बोला चाहे तुम्हें कोविड है चाहे तुम्हें नॉर्मल फ्लू है, दवाइयाँ हाँ हाँ, तो वही है, हाँ हाँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों हमने जो इस फील्ड की लिखनी है वो ये है कि आप देख सकते हो कि फील्ड का जो फॉर्मूला है वो v पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे, है ना? यस सर। अब वेलोसिटी जो है वो फ्रेम डिपेंडेंट होती है, वो तो अलग अलग फ्रेम्स में अलग अलग दिखती है वेलोसिटी हमें एक बॉडी की। यस तो एक ये आपको ख्याल होगा कि हम जैसे वहां लिखते थे ना चार्ज की प्रॉपर्टी की, वो इनवेरिएंट होता है, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता चार्ज। यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फ्रेम डिपेंडेंट है, ठीक है? ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी कि डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस फ्रेम से देख रहे हो उसके हिसाब से आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अलग अलग नजर आ सकती है। तो हम जितनी भी फोर्सेस पढ़ते हैं बच्चों, उन सब में
मतलब दिस इज द ओनली फोर्स जो कि फ्रेम डिपेंडेंट है। ठीक है, तो जैसे अगर हम एक एग्जांपल समझें कि मान लो एक चार्ज है, ठीक है, वो वेलोसिटी v से जा रहा है और एक पॉइंट a उसको देख रहा है। तो पॉइंट a को तो एक मूविंग चार्ज दिख रहा है सिंपल, तो वो क्या कहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि एक मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों बनाता है, करेक्ट। लेकिन अब मान लो बच्चों ये सिचुएशन है कि जो b है ऑब्जर्वर हमारा, वो वेलोसिटी v से ही मूव कर रहा है, तो b को क्या दिखेगा क्यू रेस्ट पे, कि चार्ज क्यू रेस्ट पे है। तो b Yes, के sir. हिसाब से फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होएगी, मैग्नेटिक फील्ड होएगी, या कुछ नहीं होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। सिर्फ तो इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, तो b के हिसाब से सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बच्चों बड़ा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये बाई चांस अभी तक आया नहीं है किसी भी एग्जाम में, नीट या मेंस में, तो प्लीज अंडरस्टैंड एंड नोट दिस डाउन केयरफुली। सर एक छोटा सा डाउट है, मैग्नेटिज्म से के रिलेटेड नहीं है, ऐसे ही पूछ रही हूँ। थर्मो इलेक्ट्रिसिटी हमारे उसमें आएगा, नीट में आ सकता है? ना, ओके। सिलेबस में नहीं है। वो आपको ना बहुत पुराने प्रीवियस ईयर में दिखेगा, वो पहले सीईटी वगैरह में आता था, नीट के सिलेबस में कभी भी नहीं था ये। जी सर। बच्चों लिखते हैं सीईटी सबको क्या है सर? ये ना जैसे नीट तो हो गया नेशनल एंट्रेंस टेस्ट, पहले हर जो स्टेट अपना states अलग का, अलग एग्जाम कराती yes, थी, sir. तो उसको सीईटी कहते थे, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो फिर अच्छा ऐसे होता वो। था, पंजाब सीईटी, हरियाणा सीईटी ऐसे बोलते थे उसको। अभी भी होता है ना सर ये कुछ कुछ स्टेट्स में? हाँ कुछ स्टेट्स में होता है, बट वो मतलब बाकी कॉलेजेस के लिए होता है, मेडिकल के लिए नहीं होता। मेडिकल के लिए महाराष्ट्र तो में होता है कभी भी, हाँ होता है, एमएचसीईटी और होते हैं, बट गुजरात और मेडिकल कर्नाटका। हाँ, गुजरात कर्नाटका में भी। हाँ होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन मेडिकल कॉलेजेस के लिए नहीं है ना। यही तो स्टेट्स रो रही है ना अभी की सारी, कि भाई हमें अपना मेडिकल टेस्ट भी अलग से कंडक्ट करवाने दो। अब तो AIQ में भी इतना भर गया है सब। ओके, नेक्स्ट बच्चों हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। अब बच्चों करंट जो होता है वो भी तो मूविंग चार्ज ही होता है, तो उस कारण से भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, यस राइट। तो जैसे मान लो एक बच्चों ऐसे एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, एक वायर दिखा दी हमने कोई भी शेप की, उसका हमने एक छोटा सा पोर्शन ले लिया जिसको हमने लिख दिया है डीएल वेक्टर, और हम उस डीएल वेक्टर के कारण किसी भी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो हमने उस पॉइंट पी का आर वेक्टर बना दिया। तो क्या देखो बच्चों, अब क्या याद रखना है, हमने एक सिंपल शॉर्टकट टेक्निक याद रखनी है कि जो हमारे ऊपर वाले फॉर्मूला में Q इंटू वी आया था, ठीक है, तो मैं उस क्यू वी को लिख सकता हूं एज v बन गया मेरा dl बाय dt, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और q बाय dt क्या बन गया, करंट। तो याद क्या रखना है आपको शॉर्टकट, कि q इंटू वी इज इक्वल टू आई इंटू dl। dl है क्या बच्चों,
डीएल है उस वायर का छोटा सा पार्ट। ठीक है, तो ये इतनी सी बात अगर हम याद रखते हैं तो हमारे को बहुत कम फॉर्मूलाज याद रखने पड़ते हैं, क्योंकि बस सीधा यही याद रखना है कि जहाँ पे करंट आ गया तो वहां फॉर्मूला में क्यू वी को आई डी एल से रिप्लेस कर दो। तो मतलब ये हमारा जो फॉर्मूला है वही सेम है, बस क्यू वी की जगह आई डी एल रिप्लेस हो गया। तो डीएल जो वेक्टर है बच्चों, उसका मैग्नीट्यूड क्या है? वायर की लेंथ, छोटी सी लेंथ, और उसकी डायरेक्शन क्या है? करंट वाली डायरेक्शन। तो फिर से बच्चों ध्यान रखना है, मतलब डीएल क्या है? डीएल वायर का छोटा सा पोर्शन है। कर लिया बच्चों नोट? yes. ओके, तो अब बच्चों बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह यहाँ पर भी केसेस बन जाएंगे कि जैसे वहां पे हम करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, शेल एक्सेट्रा, ऐसे ही अब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। मतलब जो आप देखोगे कि सारा कुछ वैसे ही चलेगा जैसे जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में था, लेकिन बस यहाँ केसेस कम बनते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम हो जाती है। तो हम बच्चों बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर की। तो ये बच्चों मान लो एक करंट कैरिंग वायर है, ये इनफाइनाइट नहीं है, ठीक है? तो आपको उसके कारण पॉइंट पी पे फील्ड ढूंढनी है बच्चों। पॉइंट पी बस आपको ये गिवन है कि उस वायर से कुछ दूरी पे है, ठीक है? सबसे पहले क्या ये समझ आता है कि पी पे जो फील्ड होगी वो इनटू द प्लेन होगी? Yes sir, into the plane. यस सर। है ना, वही बात कि Yes, चार्ज sir. ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी राइट को है, मतलब उसके राइट साइड पे फील्ड अंदर को होती है। तो अब जो ध्यान से समझना हमारी क्या टेक्निक होती है, ये जो बनता है आंसर तो ऊपर वाले फॉर्मूला को इंटीग्रेट करके बनता है, हमें वो नहीं इंटीग्रेशन नहीं करनी, हमें उसका रिजल्ट समझना है। ध्यान से समझना जो मैं बोलूंगा। हम बच्चों पॉइंट पी से 3 लाइंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है? एक लाइन है परपेंडिकुलर टू द वायर जो बीच वाली है, और एक लाइन है वायर के अपर एंड पे, और एक लाइन है वायर के नीचे वाले एंड पे। ये बात समझ लो। आपको पॉइंट पी से 3 लाइंस ड्रॉ करनी है, परपेंडिकुलर, अपर एक्सट्रीम एंड लोअर एक्सट्रीम, ठीक है? तो जब आप ये 3 लाइंस ड्रॉ करोगे तो परपेंडिकुलर और अपर एक्सट्रीम के बीच में जो एंगल बनेगा वो θ1 बन जाएगा, और
परपेंडिकुलर और लोअर एक्सट्रीम के बीच में जो एंगल बनेगा वो θ2 बन जाएगा। ठीक है बच्चों? यस। तो इस केस से बच्चों ये सब कुछ करके, ये बीच वाले स्टेप्स बच्चों जरूरत नहीं है, जो रिजल्ट बन जाता है वो हमारा बन जाता है μ0I/4πr इंटू sin θ1 प्लस sin θ2। यहाँ पे r क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डन सर। ओके, अब बच्चों चलो ठीक है बच्चों यहीं तक करना है आज। सबको ये समझ आ गया बच्चों यहाँ तक? यस सर। यस। एक बार बच्चों डायरेक्शन वाला सारा ठीक है दोबारा ये पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना। आपने एक तो जो कैपेसिटर्स की लास्ट वाली एक्सरसाइज है बच्चों वो कंप्लीट करनी है, राइट? और इसमें मैं एक मिनट देखता हूँ कर सकते हो कि नहीं आप। अभी इसमें से नहीं करना बच्चों कुछ, आपने फिलहाल बस कैपेसिटर वाली करनी है और इसकी थ्योरी रीड करनी है, ठीक है? तो प्लीज ये पक्का कर लेना। अपनी क्लास अभी बच्चों सैटरडे को है। सर इसका मॉड्यूल ये नहीं है आपके पास? नो सर। सर एक ग्रुप में सेंड कर देना। हाँ ये मैं ना आपके ऐप पे डलेगा बच्चों, और जो कलेक्ट कर सकते हो वो कलेक्ट भी कर लेना इंस्टीट्यूट से, ठीक है? बाकी ऐप पे तो मैं डलवा ही रहा हूँ। बाकी बच्चों एक्चुअली ना मेरे घर में भी 2-3 लोगों को तो हुआ है अभी कोविड। अगर सब कुछ ठीक रहा तो सैटरडे क्लास होएगी, बाई चांस कहीं मुझे भी हो गया तो मैं आपको फिर कर दूंगा इन्फॉर्म, ठीक है? चलो टेक केयर सर। हाँ जी, थैंक यू। आप सब भी ध्यान रखो। ओके बच्चों, बाय।